हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ द इंसेप्शन ऑफ एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो। दिस इज़ द इंसेप्शन ऑफ एवरी क्रिएटिव थिंग दैट यू गोइंग टू डू इन द फील्ड ऑफ फिल्म्स। अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं या ऑथर बनना चाहते हैं या राइटर बनना चाहते हैं देन द बेसिक प्रॉब्लम दैट एवरीवन फेसेस इज कि आइडियाज़ कहाँ से आए, स्टोरीज़ कहाँ से आए और स्टोरीज़ किस तरह से लिखे, उन्हें डेवलप कैसे किया जाए। सो अगाथा क्रिस्टी के बारे में अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अगाथा क्रिस्टी थी वो अपनी जो स्टोरीज़ थी वो रियल लाइफ स्टोरीज से लेके आती थी, जैसे कि न्यूज़पेपर कटिंग्स हो गई या फिर मैगजीन आर्टिकल्स हो गए, वो बहुत पढ़ती थी और उन्हीं से वो आर्टिकल्स डिराइव करती थी। अब बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो अपने थिंकिंग से बेसिकली स्टोरीज निकालते हैं, जैसे कि रॉबर्ट हेनलेन हो गया या आइजैक एसिमोव हो गया। वो लोग अपने बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फिक्शनलाइज स्टोरी बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई एक स्टोरी होती है, वन लाइन आइडिया आता है या कोई चीज़ स्ट्राइक करती है या दो तीन कॉम्बिनेशंस आपके दिमाग में आते हैं, वन लाइनर आता है, आप उसको डेवलप करना शुरू करते हो, आप उसमें डिटेल्स भरना शुरू करते हो। तो बेसिकली किसी भी आइडिया का इंसेप्शन इसी तरह शुरू होता है। लाइक मेरे पास भी कोई आइडिया होता है तो उसका मेरे को एक विजुलाइजेशन आता है, एक थिंकिंग आती है कि अच्छा अगर इस सिचुएशन में ऐसा होता तो क्या होता, अगर इस सिचुएशन में ऐसा होता तो क्या होता। तो बेसिकली ऑल द स्टोरीज आर व्हाट इफ दिस हैपेंस। सो व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज लाइक अगाथा क्रिस्टी एंड you see a news and you see that news reaching to a particular conclusion, you think to yourself कि अगर उसमें ऐसा होता तो क्या होता, and that becomes your story. एंड इट डजेंट नेसेसरली मीन दैट इट हैज़ टू बी अ रियल वर्ल्ड स्टोरी, बट आप वहाँ से ड्राइव कर सकते हो। मतलब आइडियाज़ ईजिली अगर आपको कहीं से चाहिए तो आप रियल वर्ल्ड से उठा सकते हो, अपनी पर्सनल लाइफ से उठा सकते हो, अपनी फैमिली की स्टोरी से उठा सकते हो। देन सो वन मेथड टू गेट योर आइडियाज़ एंड स्टोरीज टू लिसन मोर। जितना ज़्यादा आप लोगों को सुनोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को देखोगे, उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से आपको आइडियाज़ आएंगे, जितना आप एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। और दिमाग जब आप उससे स्टोरीज डिमांड करते हो तो वो उन सारे आइडियाज़ को, उन थिंकिंग्स को, उन विजुलाइजेशंस को मिक्स करना शुरू करता है, उसमें से कुछ निकालता है। दैट इज़ हाउ स्टोरीज आर बॉर्न। कई बार मुझे ऐसे आइडियाज़ मिले हैं जब मैंने कोई फिल्म देख रहा हूँ और फिल्म का एक सब प्लॉट है और वो सब प्लॉट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे लगता है कि अगर इस सब प्लॉट में ऐसा कुछ हो जाए तो कितना इंटरेस्टिंग होगा, एंड दैट बिकम्स द मेन प्लॉट ऑफ माई नेक्स्ट फिल्म। सो जब मैं कोई नॉवल लिख रहा होता हूँ, कुछ भी लिख रहा होता हूँ, तो दैट बिकम्स माई प्लॉट। सो एक स्टोरी में लिख रहा था तो दैट प्लॉट वॉज कि वॉट इफ the Sherlock Holmes does not have the observation powers. So what happens? What other powers would it have? So that becomes your story. So स्टोरी में बहुत ज़्यादा ये सोचना नहीं होता है कि स्टोरी अच्छी है कि बुरी है। अभी रिसेंटली मेरी एक एग्जीक्यूटिव से बात हो रही थी जो स्टोरीज अप्रूव करते हैं टी सीरीज़ में और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, एंड ही हैज़ वर्कड इन लॉट ऑफ कंपनीज़। एंड उनका जॉब ये होता था कि वो बेसिकली 30-40 स्क्रिप्ट पढ़ते थे एवरी डे। So I was asking him ki, what do you think is a good story or bad story? So he was defining me about what is a good story and what is a bad story, and what works in the film line and what doesn't works in the film line, what works in the book business, what doesn't works in the book business. But the thing is, in my opinion, there is no such thing as good story or bad story. I don't think there's any adjective to a story. आई थिंक अ स्टोरी इज वेदर आइदर इज डेवलप्ड और इज नॉट डेवलप्ड। आपने एक स्टोरी को डेवलप किया है या फिर उसे नहीं डेवलप किया है। गुड और बैड स्टोरी कुछ नहीं होती, हर स्टोरी अच्छी होती है अगर आप उसे सामने वाले को सुनाते हो, वो कहता है कि यार ये स्टोरी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। दैट डजंट मीन दैट स्टोरी डजंट वर्क, दैट मीन दैट आपने उस स्टोरी पर उतना वर्क नहीं किया है। कई बार क्या होता है कि हम अपने आधे सोचे हुए कॉन्सेप्ट को सामने वाले को सुनाते हैं, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से सामने वाला बोलता है कि स्टोरी मुझे पसंद नहीं आई। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि सामने वाला उस चीज़ को सोच नहीं पाता है। सपोज करिए कि आपको हम आपके हैं कौन की स्टोरी किसी को सुनानी है, वो स्टोरी कितनी बोरिंग होगी कि उसमें एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, एक फैमिली सेटअप है, कोई बेसिकली स्टोरी नहीं है, नथिंग इज हैपनिंग, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग द थिंग। और जो उसमें इंसिडेंट होता है वो भी इतना माइनर इंसिडेंट है जहाँ पे रेणुका शहाणे की डेथ हो जाती है और माधुरी दीक्षित से मोनीश बहल को शादी करनी है। वो प्रॉब्लम इतनी छोटी प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व हो सकती है। जिस वक्त सलमान खान जाके मोनीश बहल को बोल देगा कि भैया मैं माधुरी दीक्षित से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो वो भाई इतना अच्छा है कि वो मना कर देगा कि ठीक है तुम जाओ और जाके शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो नहीं करता है ऐसा, एंड दैट्स हाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज क्रिएटेड। सो बेसिकली स्टोरी इज़ वेरी सिंपल। और कभी खुशी कभी गम की स्टोरी है तो आप देखोगे तो क्या स्टोरी है बेसिकली, एक लड़का है जो अपने, जिसको पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है, उसका बाप उससे, उसे लगता है कि उसका बाप उससे उतना ज़्यादा प्यार नहीं करता जितना वो सोचता था, तो वो घर छोड़ के चला जाता है क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करता है जिसको उसका बाप एक्सेप्ट नहीं करता है। और छोटा भाई फिर जाता है उसको मना के वापस लेके आता है, एंड दैट्स द होल स्टोरी।
but how he created that story, that becomes very important, and that's why these films are blockbusters, because the stories does not matter. How it matters is that how you are treating that story. So the structure of the events that are happening in a story, that makes it more interesting. So जब नरेशन भी आप करते हो, तो नरेशन में भी आप एक चीज़ ध्यान दो कि जो सबसे इंटरेस्टिंग नरेशन होता है वो तब होता है जब आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स किसी को बता रहे होते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग हिम इन एब्स्ट्रैक्ट मैनर कि अच्छा ये स्टोरी में यहाँ से एक आदमी होता है, ये एक आदमी होता है, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। नहीं, आप बताओ कि दोनों के बीच में प्यार कैसे होता है, एंड दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। जितनी भी लव स्टोरी है उन सब में प्यार होता ही है, मतलब लव स्टोरी है तो प्यार हो गई, पर वो प्यार किनके बीच में हो रहा है, उनके बैकग्राउंड स्टोरीज क्या हैं और उनके कैरेक्टर्स क्या हैं और उनके बीच में प्यार किस तरह से हो रहा है, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड दैट इज मोस्ट पीपल स्किप। सो अगर आप कोई फिल्म की स्टोरी लिख रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप उसे किसी को दिखाओ मत। अब स्टोरी में दो चीज़ें होती हैं, एक बहुत पुराना आर्गुमेंट है कि प्लॉट होना चाहिए, कि कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी होनी चाहिए। सो आई थिंक देयर यू शुडंट थिंक अबाउट दैट, बिकॉज ये एक सालों पुराना थिंकिंग है कि प्लॉट इंपॉर्टेंट होता है कि कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एरिस्टोटल ने ये आर्ग्यूमेंट शुरू किया था और बहुत लोग इस पर काम करते भी हैं, बट आई डोंट थिंक यू शुड थिंक अबाउट दैट। यू शुड जस्ट थिंक अबाउट द स्टोरी इन अ वेरी इंडिपेंडेंट सेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं थिंकिंग के मामले में। जैसे बहुत सारी ब्लेक स्नाइडर की किताब है, ब्लेक स्नाइडर ही नाम है शायद, सेव द कैट, एंड सिटफील्ड की किताब है स्क्रीन प्ले के ऊपर, और ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकिंग की किताबें हैं या स्क्रीन राइटिंग की किताबें हैं जिसमें वो बताते हैं कि हर 27 मिनट में एक ट्विस्ट होना चाहिए, एक मिस्टीरियस प्लॉट होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो दे कीप टेलिंग यू दिस एलिमेंट्स दैट यू शुड मेक द पार्ट ऑफ योर स्टोरी, बट दैट डजंट मेक अ गुड स्टोरी, एंड दैट इज़ अ वेल प्रूवन थिंग। अगर इतने ही सीक्रेट मेथड्स थे, अगर इतने ही फिक्स्ड फॉर्मेट्स हैं स्टोरीज टेलिंग के, तो सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती है, एवरी फिल्म वुड बी लव्ड बाय ऑडियंस, बट दैट डजंट हैपन। इट डजंट मीन दैट जस्ट बिकॉज समवन इज टेलिंग यू दैट इफ यू पुट दीज एलिमेंट्स इनटू योर स्क्रिप्ट इज गोइंग टू बिकम इंटरेस्टिंग, इट डजंट वर्क दैट वे। अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्में जो हैं दुनिया में वो लव स्टोरीज़ हैं, और उसके बाद थ्रिलर्स आते हैं। तो मैं भी किसी से बात कर रहा था, किसी एग्जीक्यूटिव से, अगेन इस बारे में ही बात हो रही थी कि मतलब कौन सी स्टोरीज हमको पिच करनी चाहिए। तो ऋषि कपूर जी की भी डेथ हुई थी, तो मैं बॉबी देख रहा था, एंड आई वाज मैंने बॉबी पहले भी देखी हुई है पर मैं उसको दोबारा से देख रहा था, एंड आई वाज लाइक इस पिक्चर में खासियत क्या है कि ये 1973 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हो गई थी और 70s की सेकंड बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर थी शोले के बाद। So I was thinking कि it's a simple love story about a rich boy and a poor girl, and same happened with क़यामत से क़यामत तक, same happened with DDLJ and all these films, कि कोई खास स्टोरी नहीं है, बस एक लव स्टोरी है, and everyone loved it. The problem is that कि जो ग्राफ होता है लव स्टोरीज के सक्सेसफुल होने का वो बहुत हाई होता है, या तो वो सुपर सक्सेसफुल होती है या फिर बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं होती है। और जो थ्रिलर्स होते हैं वो क्योंकि उनमें थ्रिलिंग एलिमेंट होता है, बट दे आर नॉट वाइडली लव्ड बाय ऑडियंस, बट उसमें एक ग्राफ ये होता है कि बहुत ज़्यादा उनका सक्सेस रेशियो बहुत हाई भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा सक्सेस रेशियो बहुत लो भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि थ्रिलर जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। और जब आप फिल्म लाइन में जाओगे तो आपको एक चीज़ और मिलेगी जानने को, वो ये जानने को मिलेगी कि वॉट एवर स्टोरी यू आर गोइंग टू राइट, पीपल आर गोइंग टू find faults in it, and but those faults are not story's fault. Those faults are basically the ideas that are intercepted in the mind of other people. तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्टोरी को पढ़ रहे हैं और उसमें सजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा इसमें ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज बी रेडी विद द आंसर्स, एंड यू विल ओनली बी रेडी विद द आंसर्स व्हेन यू नो योर स्टोरी एंड हाउ टू नो योर स्टोरी, व्हाट इज द रीजन टू व्हाट इज़ द सीक्रेट टू नोइंग योर स्टोरी, दैट आपके पास सारे सवाल के जवाब रेडी हों। तो मैं एक पिक्चर में बहुत टाइम पहले काम कर रहा था, और मैं जब उनके ऑफिस में गया तो मैंने देखा कि बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, और उन बोर्ड्स में डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है एक्टर्स का, मतलब कि किस एक्टर ने क्या किया हुआ है। वो शायद पिक्चर का पार्ट नहीं होगा, वो पिक्चर का पार्ट था भी नहीं इवेंचुअली, बट उन्होंने वो बना के रखा था। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब भी अपनी कोई स्टोरी लिखूँ तो उसमें जो भी मेरे लीड कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैं एज डिस्क्रिप्टिव अपने आप को बताऊँ, ताकि मैं क्लियर रहूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या करने वाला है। सपोज आपका जो कैरेक्टर है वो लोरेटो कॉन्वेंट जाता है या सेंट जोसेफ कॉन्वेंट जाता है, तो वो कॉन्वेंट की स्टडीज़ हैं, उसकी इंग्लिश अच्छी होगी और वो उसी तरह बिहेव करेगा। अगर आपका
जो लीड कैरेक्टर है वो मनोहर विद्यालय जाता है तो वो उसी तरह बिहेव करेगा, उसकी थिंकिंग वैसी होगी। उसके फादर क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो भी मैटर करता है, क्योंकि अगर उनका ट्रांसफरेबल जॉब है तो उसकी अलग थिंकिंग होगी, दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। अगर वो एक ही जगह पे रहते हैं तो उसके दोस्त बहुत ज़्यादा होंगे, वो इंट्रोवर्टेड है, वो एक्सट्रोवर्टेड है। वो सारी चीज़ें जो शायद आपकी स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होंगे या आपकी बुक का पार्ट नहीं होंगे, पर मैटर करते हैं ताकि आप अपने कैरेक्टर को समझ सको। तो पहले सबसे पहली चीज़ स्टोरी राइटिंग में ये है कि आपको अपने कैरेक्टर को समझना ज़रूरी है। उसके लिए आप कैरेक्टर्स की बायोग्राफीज़ लिखना शुरू करें। तो मैं भी जब सिनॉप्सिस लिखता हूँ, और ओवर द ईयर्स मैंने ये चीज़ सीखी है कि जब मैं अपने सिनॉप्सिस लिखता हूँ तो पहले मैं क्या करता था कि मैं स्टोरी स्टार्ट करता था, तो मैं स्टोरी स्टार्ट करता था एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट इंसिडेंट से कि देयर वाज अ गर्ल, देयर वाज अ बॉय एंड दे फॉल इन लव एंड दैट इज़ द स्टोरी। बट नाउ जब मैं अपने कोई सिनॉप्सिस स्टार्ट करता हूँ या फिर कोई समरी स्टार्ट करता हूँ, तो वो मैं किसी इवेंट से स्टार्ट करता हूँ, दैट देयर वाज अ कैफे एंड देयर आर टू पीपल सिटिंग इन अ कैफे एंड दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकअप। सो दैट गिव्स यू अ मोर विजुअलाइजेशन, दैट गिव्स अ मोर विजुअलाइजेशन टू द पर्सन हु इज रीडिंग इट। एंड जब भी मैं कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने समरी या सिनॉप्सिस में, तो फिर मैं उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताना शुरू करता हूँ, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टोरी राइटिंग की ये है कि उसमें विजुअलाइजेशन होना चाहिए। और वो विजुअलाइजेशन आपके लिए भी होना चाहिए और उनके लिए भी होना चाहिए जो उसको पढ़ रहे हैं। बेसिकली आपका जो एफर्ट है किसी भी चीज़ को लिखने का, वो इस लेवल पे होना चाहिए कि सामने वाला जो उसको पढ़ रहा है वो उसको विजुअलाइज कर सके। अगर वो उसको विजुअलाइज नहीं कर सकता तो आप कभी भी अपनी स्टोरी नहीं लिख पाओगे, या आप खुद ही उस स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक सर्टेन टाइम तक आप अपनी स्टोरी लिखते हो और उसके बाद आपकी स्टोरी अपने आप को लिखना शुरू कर देती है। और ये बहुत पुराना कोट है, बहुत सारे राइटर्स ने बोला है कि वी डोंट राइट द स्टोरी राइट्स देमसेल्व्स। मुझे इनिशियली इसका मतलब समझ में नहीं आता था कि मतलब स्टोरी अपने आप कैसे लिखेगी, आप अपने आप कैरेक्टर्स कैसे जाएंगे। बट द थिंग इज, इफ यू नो योर कैरेक्टर्स, इफ यू नो दैट दिस कैरेक्टर इन पर्टिकुलर इवेंट इज गोइंग टू डू दिस थिंग, then it will go that way only. So human behavior is very predictable. So if someone sees a snake or someone sees a lion, तो वो हमेशा वहाँ से भागने की ही कोशिश करेगा, वो वहाँ पे खड़ा होकर उसको फेस करने की कोशिश नहीं करेगा। So there are 90% chances that he is going to just run away from there. So it's very probabilistic. सब किसी किसी का नेचर बहुत probabilistic होता है। अगर कोई खूबसूरत, अगर कोई लड़का है जो कैसानोवा है और वो किसी खूबसूरत लड़की को देखता है, तो जाहिर सी बात है वो उसको अप्रोच करने की सोचेगा। देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट। आपने जब उसका कैरेक्टर बनाया है और आपने लिख दिया है कि वो कैसानोवा टाइप का कैरेक्टर होगा, तो जाहिर सी बात है वो लड़कियों के पीछे जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी स्टोरी को लिखने के पीछे ये है कि आप उस प्लॉट को, उस कैरेक्टर्स को आप डिफाइन करना शुरू करो, आप उनको शब्द देना शुरू करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप स्टोरी लिखते हो, स्क्रीन प्ले लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, कि इवन जो डायलॉग्स भी आप लिखते हो उसमें भी विजुअलाइजेशन होना चाहिए। एंड दैट्स व्हेन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। लाइक अभी मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था कि डायलॉग राइटिंग कैसे इंटरेस्टिंग की जाए, तो मैं उसको एडवाइस कर रहा था डायलॉग राइटिंग कैसे इंटरेस्टिंग की जाती है। तो उसमें मैंने उसको ये बताया कि जब अब तुम्हें डायलॉग लिखना है तो तुम ये भी बोल सकते हो कि मैं तुम्हें आज गोली से मार दूंगा, और ये भी लिख सकते हो मैं तुम्हें इतने छेद करूंगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि पादे कहाँ से और सांस कहाँ से लें। सो बेसिकली व्हेन यू से कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, इट डज नॉट इवोक एनी विजुअलाइजेशन। बट व्हेन यू से कि हम तुम्हें इतने छेद करेंगे, तो यू इमेजिन छेद, एंड कि तुम पादे कहाँ से और सांस कहाँ से लो, देन यू इमेजिन अ ह्यूमन बॉडी जिसमें इतने छेद हो गए हैं कि वो पादे कहाँ से सांस कहाँ से ले, वो कंफ्यूज खड़ा हुआ है। सो बेसिकली अगर आप अपने स्क्रिप्ट में, अपने डायलॉग्स में विजुअलाइजेशंस का इस्तेमाल करते हो और ऐसे ऑब्जेक्ट्स देने की कोशिश करते हो जिससे आदमी सोच सकता है, तो आपका स्टोरी, आपका डायलॉग्स, आपका सब कुछ इंटरेस्टिंग होने लगता है। इवन डायलॉग्स भी आप अगर विजुअलाइजेशन फॉर्म में लिखते हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो मैं अपनी अभी नॉवल भी लिख रहा था, एंड मेरी नॉवल जो थी वो बहुत ही जनरल थी। मतलब मैं जनरल सीरीज ऑफ इवेंट्स लिख रहा था, और वो इवेंट्स ऐसे नहीं थे कि मैं उन इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा था, मैं बस एक के बाद एक इवेंट लिख रहा था। एंड देन आई रियलाइज कि इट वोंट बी इंटरेस्टिंग टू द पीपल who are going to read it eventually. And why? I will tell you why. Because they can't imagine what I am imagining. So sometimes we take our imagination for granted. Just because we are imagining something in extreme details doesn't mean that the person who is reading it is also reading in the extreme detail. तो जब आप किसी चीज़ को एक्सट्रीम डिटेल में लिखते हो, विद डायलॉग्स, विद सीन्स, विद प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन, तो आपकी स्क्रीन पे बढ़िया होता है। बहुत सारे राइटर्स ये भी गलती करते हैं कि वो अपने कैरेक्टर्स को नाम नहीं देते हैं। सो दिस बॉय वाज मीटिंग दैट गर्ल, और सेकेंडरी कैरेक्टर्स को नाम नहीं देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपने कैरेक्टर्स को नाम दो, सो दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड। आप उनको नाम दो, आप उनको स्ट्रक्चर दो, उनके बाल कैसे हैं, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, किस तरह का बिहेवियर उनका। इवन वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, छोटे से कैरेक्टर्स हैं, पर उनके बारे में आप डिटेल में बताना शुरू करो। जितना आप डिटेल में उसके बारे में बताओगे, आपकी स्टोरी उतनी अच्छी निकल के आएगी। अभी कई लड़के मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम आपको सिनॉप्सिस भेजना चाहते हैं, स्क्रीन प्ले भेजना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप उसको रीड करो और हमें बताओ। बट इट्स अ टीडियस जॉब, आई डोंट डू दैट। मतलब आई चार्ज मनी फॉर दैट बिकॉज आई एम ऑल्सो स्क्रिप्ट डॉक्टर। तो मैं बहुत लोगों की स्क्रिप्टें ठीक करता हूँ, उनसे पैसे लेता हूँ उस चीज़ के।
बट जो ये मैं फ्री में आपको एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आप ये एडवाइस भी अप्लाई करने लगोगे तो आपकी स्टोरी बहुत अच्छी निकल के आएगी। और आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, और वो है कि आप अपनी स्टोरी को कितना ज़्यादा खींच सकते हो, आपने अपनी स्टोरी को कितने ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो, एंड दैट इज़ द होल थिंग। तो गॉड लाइज इन डिटेल्स। लाइक मैं अरुंधति रॉय की एक किताब पढ़ रहा था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बहुत पहले की बात है, मतलब 15-20 साल हो गए, जब वो रिलीज़ हुई थी तब उसको बुकर प्राइज़ मिला था, उस टाइम पे मैंने खरीदी थी सेकेंड हैंड में। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग इट आई रियलाइज कि उसमें कुछ जैसे एक पुलिस स्टेशन का डिस्क्रिप्शन दिया था उन्होंने। तो पुलिस स्टेशन को इस लेवल पे डिटेल में बताया था कि एक ऊपर बल्ब जल रहा है, नीचे क्रिकेट्स मरे हुए हैं, किसी ने वहाँ पे टॉयलेट की हुई है, टॉयलेट की बदबू आ रही है। सो शी वाज इवन गिविंग यू द ओडर टू स्मेल। तो एक साइकोलॉजी है कि आप कई बार ओडर भी सेंस कर सकते हो विदाउट इट बीइंग देयर। तो कई बार अगर आप गुलाब के बारे में सोचो तो आप गुलाब के बारे में सोचने लगोगे। मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं नैनीताल में था, और बचपन से नैनीताल जाता था क्योंकि नैनीताल मेरा निहाल था। तो वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे लकड़ियाँ कटती थी, वो हमारे घर के पास में था, वो लकड़ी ताल था मतलब। तो वहाँ पे लोग टॉयलेट भी करते थे। सो लकड़ी और टॉयलेट और बारिश मिलके एक अजीब सी ओडर क्रिएट करती थी, जो कि बड़ी गंदी लगती थी उस टाइम पे। पर अभी जब भी मैं उस एरिया से निकलता था तो वहाँ पे वो स्मेल अपने आप ही मेरी नाक में आ जाती थी। एंड सिमिलर हैपेंड व्हेन आई फेल इन लव इन क्लास 12th। तो एक लड़की थी जिसको एक पर्टिकुलर सेंट लगा के आती थी, तो वो लड़की नहीं भी होती थी, और जिस जगह पे मैंने उसको देखा, अगर मैं वहाँ से पास होता था तो वो ओडर में अपने आप स्मेल करने लगता था, इवन दो दैट ओडर वॉज नॉट देयर। सो इवन योर स्मेल्स आर साइकोलॉजिकल। सो अगर आप किसी चीज़ पे वर्क करते हो तो आपको उसमें सारे सेंसर्स का, ह्यूमन सेंसर्स का इस्तेमाल करना होता है कि किस तरीके की ऑर्डर आ रही है, किस तरह के कपड़े पहने हैं, किस तरह के दिखने में किस तरह का बंदा। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आदमी चश्मा पहनता है तो उससे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो कई बार जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि यार स्क्रिप्ट में थोड़े से चेंजेस कर दो, इसमें ऐसा कर दो, इसमें ऐसा कर दो। तो जब वो राइटर्स कहते हैं कि नहीं ये कैरेक्टर ऐसा नहीं करेगा, तो उसका मतलब ये होता है कि कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, एक थिंकिंग है, और एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में वो लड़का वैसे ही बिहेव करेगा। तो अभी रिसेंटली मैं एक कहानी पे वर्क कर रहा था, एंड उसमें जो एग्जीक्यूटिव था उसने मुझे ये सजेशन दिया कि जो लड़की है ये इस पर्टिकुलर लड़के पे इनिशियली लाइन मारेगी, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगेगा कि लिफ्ट में लाइन मार रही है। पर मेरा जो करेक्टर था, जो मैंने लिखा था, वो इतना वेल डिफाइंड था, उसमें ये पता था कि वो लड़की कभी भी लाइन नहीं मारेगी। मतलब वो उस तरह की लड़की है नहीं, उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, ईगो है, सेल्फ एस्टीम है, वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है जहाँ पे उसके अंदर वैल्यूज़ इम्बाइब की हुई हैं, उसके अंदर इंडियन संस्कृति है। सो वो किसी को प्यार भी करती है तो कभी इजहार नहीं कर पाएगी या शो नहीं कर पाएगी उस चीज़ को, वो एक अर्बन लड़की नहीं है। सो मैंने उससे वो आर्ग्यू किया, एंड फाइनली आई वॉन द आर्गूमेंट बिकॉज आई हैड स्पेसिफिक्स इन माई माइंड, आई हैड लॉजिक्स इन माई माइंड, एंड दैट कैरेक्टर्स वर ऑल्सो बेस्ड ऑन समवन दैट आई न्यू इन माई कॉलेज। आई न्यू समवन जो उसी तरह से बिहेव करता था, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो किसी से प्यार भी करते हैं तो कभी किसी को बताएंगे नहीं। सो दैट बिकेम माई स्टोरी। So, in the end, that I want to tell you, the one important thing is that there is no good or bad story. अगर आप कभी भी सोचते हो ना कि आपके दिमाग में कोई स्टोरी है वो अच्छी है या ख़राब स्टोरी है, then don't think like that. मतलब सारी स्टोरीज अच्छी होती हैं। At times they might sound weird. मुझे लोगों ने ऐसी सी weird स्टोरीज बताई हैं which doesn't make sense at that time. But the thing is, if you develop them, it will start to make sense. If you put details into it, it will start to make sense. The only problem with stories is that there are no details, there is no structure, there is no visualization. That is the only problem with the stories. क्योंकि अगर आप बहुत ही weird stories लिखते हो तो लुई बुनवेल भी बहुत weird stories लिखता था। अगर आप बहुत ही futuristic story लिखते हो, then there are writers who are writing futuristic stories. There are movies that has been made on stupid premise. अभी स्पाइडरमैन अगर आप देखो तो स्पाइडरमैन कितना stupid concept है, मतलब कौन सोचेगा। मतलब पहली बार अगर मैं कॉन्सेप्ट किसी को बताता हूँ एग्जीक्यूटिव को तो वो कहेगा कितना बेवकूफ़ आदमी है, कितना बेवकूफ़ी ये कॉन्सेप्ट लेके आया है कि एक स्पाइडर ने एक आदमी को काट लिया और उसके हाथ से जाले निकल रहे हैं। कितना स्टूपिड कॉन्सेप्ट है, बट उसको डेवलप किस तरह से किया गया है, दैट बिकम्स इंटरेस्टिंग। अभी नोलान ने बैटमैन के साथ किया। बैटमैन के पास बेसिकली कोई पावर नहीं है, इज जस्ट अ मल्टी मिलियन रिच गाय। वो विजिलेंटी बन के रात में निकल जाता है, लोगों को मारता है, और कॉस्ट्यूम पहनने वाला उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही पावर आ जाती है जो इतनी उसकी रियल लाइफ में नहीं होती है। सो दैट इज स्टूपिड। मतलब बैटमैन बैट्स को देख के उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ खास चेंज नहीं आया था कि ऐसा नहीं होता है बैट ने उसे काट लिया था वो कुछ और बन गया था। वो बैट की कॉस्ट्यूम पहनता है, बैट्स कॉस्ट्यूम अगर आप, क्योंकि आपने इतनी बार देख लिया आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, पर अगर आप पहली बार उसे ऐसी कॉस्ट्यूम देखते हैं आप सोचते हैं कि इतनी स्टूपिड कॉस्ट्यूम है जहाँ पे उसके सींग बने हुए हैं जबकि सींग उसके पास है भी नहीं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? सो दैट इज वेरी स्टूपिड, बट बेसिकली व्हेन यू शो दैट in the literary manner, it becomes very interesting. When you show it with a background story, when you show it how why he became Batman,
दैट बिकम्स इंटरेस्टिंग। एंड वही नोलान ने किया है। नोलान ने एक ऐसी स्टोरी जो कि बहुत ही वियर्ड स्टूपिड स्टोरी थी, उसको ऐसा रूप दिया डार्क नाइट और बैटमैन बिगिंस में, जहां पे आपको लगता है कि दिस कैन पॉसिबली हैपन। सो दिस इज ऑल्सो वन लर्निंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम स्टोरीज, इज दैट no matter what story you have, if you put details into it, if you put visualizations into it, if you put thinking into it, you can turn it into a relatable story. अभी डैन ब्राउन की स्टोरीज कैसे स्टोरीज होती हैं, डैन ब्राउन की स्टोरीज अगर आप पढ़ोगे तो विच हैज़ ओपन अ न्यू जॉनर ऑफ स्टोरीज। मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है और बहुत लोगों ने इसके ऊपर अपना लिखना भी शुरू कर दिया है और सालों से लोग लिख भी रहे हैं, क्योंकि डैन ब्राउन की स्टोरीज 1998 से आ रही हैं। एंड डैन ब्राउन की खासियत यह है कि वो रियल लाइफ फैक्ट्स उठाता है, उनको एक फिक्शन जॉनर में फिक्स कर देता है। तो अगर आपने डाविंसी कोड पढ़ी हो या एंजल्स एंड डीमंस पढ़ी हो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो फैक्ट्स एंड फिक्शन से खेलता है। तो ही makes you enter into the fiction world and he gives you the information which is very exhilarating, so you want that information. So that information is interesting. So कई बार अभी मैं एक और राइटर के बारे में पढ़ रहा था, रॉबर्ट हेनलेन के बारे में पढ़ रहा था। रॉबर्ट हेनलेन के बारे में एक इंट्रोडक्शन था एक उनकी किताब के ऊपर। उसमें एक ऑथर ये बताता है कि रॉबर्ट हेनलेन जो हैं वो अपनी किताब को लेके बहुत रिसर्च करते थे। मतलब अगर उनको गन्स के बारे में जानना है, उसका उनका कोई कैरेक्टर गन्स पे रिसर्च कर रहा है या गन यूज़ कर रहा है, तो वो गन के ऊपर रिसर्च करना शुरू करते थे। वो सारी गन्स के बारे में जानते थे, फिर उस पर उसके बारे में जाके लिखते थे। तो अगर उनका कोई कैरेक्टर जूडो कराटे करता है, देन ही वुड गो अहेड एंड फाइंड एवरीथिंग अबाउट जूडो कराटे दैट ही कुड नो, एंड देन ही वुड राइट अबाउट दैट। And that makes the thing very interesting because people like to know, people like to absorb knowledge when they're reading something, and people like to know that they have gained something when they saw your film or read your book. And this is one advice that someone also gave me in Mumbai जब मैंने किसी को अपनी स्क्रिप्ट दिखाई थी, because I was very much like just a script writer, मतलब एक स्क्रिप्ट लिख दिया हमने just for the heck of it, and there was no message coming out of it. So he told me that your script should always have a message, and at that time he didn't explain me why your script or your film or your story needs to have a message. It is a psychological thing. मतलब initially I used to think that a story has to be a story, it does not have to have a message, but every story has a message, every story has something that people can go back and think about. क्या होता है, कई बार लोग जैसे पिक्चर देख रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, इफ दे आर रीडिंग दैट बुक एंड दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इट, देन दे फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो जब उनको कुछ मिलता है, वो भले ही नॉलेज के सोर्स में हो या थिंकिंग के सोर्स में हो, तो फिर वो जाके उस चीज़ पर सोचते हैं, एंड दैट गिव्स देम सम वर्क टू डू, एंड दैट्स हाउ फिल्म्स बिकम गुड। तो जब भी आप कोई फिल्म देखते हो और अगर आपके ऊपर उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं कि आप पिक्चर देखने गए हो और पिक्चर देखने के बाद जब आप हॉल से निकल जाते हो, वो फिल्म आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट डालती है, दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर आप मुन्ना भाई पिक्चर देखते हो, तो मुन्ना भाई पिक्चर में भी यही खासियत है कि मुन्ना भाई पिक्चर देखने के बाद यू एक्चुअली थिंक ऑफ, यू एक्चुअली स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि अच्छा हॉस्पिटल्स इस तरह से ऑपरेट क्यों नहीं करते हैं। यू डोंट नो द रीजन, बट इट्स जस्ट शोन वन पर्सपेक्टिव कि हॉस्पिटल इस तरह से ऑपरेट करते हैं। पर आप क्वेश्चन करना शुरू करते हो कि दुनिया कितनी अच्छी होती है अगर दुनिया इस तरह से ऑपरेट कर रही होती जैसे कि मुन्ना भाई चाहता था कि ऑपरेट हो। सो आप एक सोच लेके जाते हो, जब आप हॉल छोड़ देते हो तो भी आप पिक्चर को नहीं छोड़ते हो, आप उसको सोचना शुरू करते हो। वैसे ही कई किताबें जैसे मैंने पढ़ी हैं, फाउंटेन हेड है, जैसे एल्केमिस्ट है, या ऐसी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं बहुत सारी, जो आप पढ़ते हो तो उसका आफ्टर इफेक्ट आपके दिमाग में रहता है, और वो आपके लिए, वो किसी भी ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और वो ऑडियंस अपने साथ लेके जाती है, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट टॉकिंग टू अदर पीपल। क्या तूने वो पिक्चर देखी है? अभी जैसे नेटफ्लिक्स में एक पिक्चर आई है, मिसेस सीरियल किलर, सच अ बुलशिट फिल्म। मैंने उसके कुछ सीन्स देखे इनिशियल, और वो पिक्चर मतलब समझ में नहीं आता है कि थ्रिलर है कि कॉमेडी है, बहुत ही बकवास बनाई है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन शिरीष कुंदर व्हेन ही डजंट वर्क हार्ड टू जस्ट राइट अ स्टोरी। ही इज जस्ट एन एडिटर, ही इज नॉट अ स्टोरी राइटर, इज नॉट अ डायरेक्टर। उसको मतलब कितने इतने एफर्ट करने के बाद तो यार कोई भी डायरेक्टर बन जाता। देन हाउ इज रनिंग सच बैड मूवीज? बिकॉज ही इज गॉट थिंग्स वेरी इजिली, सो ही इज नॉट टेकिंग द प्रोफेशन ऑफ डायरेक्शन वेरी सीरियसली, एंड दैट्स व्हाई हिज फिल्म्स डोंट वर्क। और अभी हमको ये भी पता है कि शिरीष कुंदर यहाँ पे रुका नहीं है, मतलब इतनी सारी फ्लॉप फिल्में और घटिया फिल्में बनाने के बाद भी वो एक और घटिया फिल्म बनाएगा। वो बना सकता है क्योंकि उसकी पत्नी जो है फराह खान है, विच हु इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल इन फिल्म इंडस्ट्री, तो वो बना सकता है बेसिकली। तो बट एनीवेज, कहने का मतलब यह है कि जब भी आप अपनी स्टोरी लिखो तो उस स्टोरी में आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करो। और इनसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक शायद हीरोज़ जर्नी के बारे में बताया होगा। अगर नथिंग इज़ वर्किंग इन योर स्टोरी देन पुट द हीरोज़ जर्नी एंड दैट विल मेक अ गुड स्टोरी। जब भी मुझे कोई स्टोरी नहीं मिलती है, लाइक आज ही मैं अपने एक फ्रेंड को स्टोरी सुना रहा था, सो आई टोल्ड हिम कि आई हैव दिस स्टोरी, एंड नो ही वॉज बेसिकली आस्किंग फॉर अ स्टोरी कि अच्छा मुझे एक स्टोरी चाहिए। सो मैंने बैठे बैठे एक स्टोरी बना दी, एंड द स्टोरी वॉज सबकॉन्शियसली बेस्ड ऑन हीरोज जर्नी ओनली, बिकॉज ज़्यादातर स्टोरीज जो होती हैं वो हीरोज जर्नी पे ही बेस्ड होती हैं। अगर आप हीरोज जर्नी नहीं जानते हैं देन गूगल इट, यू विल फाइंड आउट। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, वो अपना आगे बढ़ता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो एक
आदमी है समझ लीजिए, जैसे स्टार वॉर्स है, तो स्टार वॉर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हीरोज जर्नी। सो आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो कहीं बैठा होता है, अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, उसको एक गोल मिलता है, उस गोल को अचीव करने के लिए वो आगे बढ़ता है, पर ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, वो बैकआउट करता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को नहीं गोल अचीव करना है। बट देन उसे एक मेंटर मिलता है, या कोई एक इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है, या कोई एक चीज़ होती है उसकी लाइफ में जो उसकी माइंड को फिर से चेंज कर देती है, या एक मेंटर आता है जो उसकी थिंकिंग को चेंज कर देता है, उसको बताता है कि नहीं उसको ये अचीव करना ही पड़ेगा। फिर वो वापस उस जर्नी पे जाता है जहाँ पे जाके उसको एंटागोनिस्ट मिलता है, ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं, फाइनली वो एंटागोनिस्ट से लड़ता है और उसको मारता है, ख़त्म करता है, अपना गोल अचीव करता है। पर वहाँ पे पिक्चर एंड नहीं होती है, वो वापस लौट के आता है अपने ओरिजिन पॉइंट पे, एंड दैट बिकम्स हिज हीरो जर्नी विच इज़ इन अ सर्कुलर फॉर्मेट। अगर आप चाहते हो तो हीरो जर्नी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आपको समझ में आए डिटेल में कि हीरो जर्नी क्या होती है। पर दिस वाज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हीरोज जर्नी। सो आप किसी भी स्टोरी में इसको अप्लाई कर सकते हो, एंड दैट बिकम्स योर हीरो जर्नी। सो दीज आर एज मैनी बिट्स दैट केम टू माई माइंड व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टोरी। सो मैंने सोचा कि आपको कुछ शेयर करता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो देन प्लीज़ लेट मी नो, इफ़ यू डोंट लाइक इट ऑल्सो लेट मी नो, एंड डू टेल मी इन द कॉमेंट्स, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू।